दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का साइंस का यानी विज्ञान का यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर तीसरा मॉडल पेपर को लेकर आए हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है तीसरा मॉडल पेपर है और इसमें जो है 60 ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं। ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं और मैं 60 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगभग 10 से 12 प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो सेम टू सेम पूछ दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करेगा। ठीक है, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न को देखते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, तीसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा यह जो है तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं 2 मॉडल सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पर साइंस का यानी विज्ञान का। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम का ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, उसका लिंक दिया गया है नीचे, उस लिंक पर टच करके आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर बोला जा रहा है 2, बी बोला जा रहा है 1, ऑप्शन सी यहाँ पर 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। काफ़ी ईजी प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर आप सभी को बताता हूँ। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं, यानी 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेंसों की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। राइट आंसर हमारा ई हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 बोला जा रहा है, काफ़ी ईजी प्रश्न है और ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा, ऑप्शन ए वास्तविक है, बी आभासी और सीधा है, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा है और ऑप्शन डी आभासी और उल्टा है। ठीक है, तो 2 का यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक है। ठीक है, 3 बोला जा रहा है यहाँ पर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आँख व्यवहार होता है, यानी आँख जो है वह किस प्रकार का व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह जो है हमारा आँख व्यवहार करता है। सही आंसर हमारा जो है बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 बोला जा रहा है यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है, यानी किसका उपयोग होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम जब हमको प्राप्त करना होता है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बोला जा रहा है कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी प्रिज्म। काफ़ी ईजी प्रश्न है। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। प्रिज्म का उपयोग करते हैं जब हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है। तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद 5 बोला जा रहा है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन ए परितारिका, बी पश्चमाभी पेशियाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर आमनेत्र लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 5 का हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आमनेत्र लेंस। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देख सकते हैं आप सभी, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 बोला जा रहा है यहाँ पर एक विद्युत बल्ब पर देख सकते हैं रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 220 ओम, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 484 ओम और ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो 6 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 484 ओम। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है वह सी हो जाएंगे। उसके बाद 7 बोला जा रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, यानी
विभवांतर जिस यंत्र से हम मापते हैं उस यंत्र का नाम जो है क्या है, ठीक है, आप सभी को बतलाना यही है। ऑप्शन ए यहाँ पर एमीटर, बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर हमारा जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, वोल्टमीटर, ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 8 बोला जा रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो 8 का सही उत्तर हमारा जो है ये हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, और इस बार भी यह जो प्रश्न है पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 9 बोला जा रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 9 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। सही उत्तर आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज बचाता है यानी आप सभी के घरों में जो है विद्युत फ्यूज लगा होता है वह आपको किससे बचाता है, इसी प्रश्न को इसमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, बी लघुपथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन सी दोनों से, और ऑप्शन डी यहाँ पर किसी से नहीं, ठीक है। तो 10 का हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 का सही आंसर हमारा देखिए सी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सी पर टिक मारेंगे, बट ये जो आंसर है वह बिल्कुल गलत है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, ठीक है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 11 बोला जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर, ठीक है। तो 11 का सही आंसर हमारा ए हो जाएंगे, जनित्र कहते हैं, ठीक है। सही आंसर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 12 बोला जा रहा है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बोला जा रहा है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। बोला जा रहा है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कोयला, बी जल, सी सूर्य, ऑप्शन डी परमाणु। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी जो प्रश्न है 100% इस वर्ष जो है आने वाला है, तो आप इस प्रश्न को दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए सही आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूर्य। अनंत स्रोत जब पूछेगा तो सूर्य हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा 13 बोला जा रहा है यहाँ पर पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। देखिए ये जो प्रश्न है 2020 में पूछ चुका है, ठीक है। सेट मुझे नहीं पता है, नहीं तो मैं सेट भी बता देता, बट ये जो प्रश्न है 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग। ऑप्शन है 20 किलोमीटर, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते 15 kmh, ऑप्शन सी 30 kmh, ऑप्शन यहाँ पर डी 40 kmh, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 13 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर हावर्स, ठीक है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है CaCO3 यहाँ पर अभिक्रिया कर रहे हैं CaO+CO2। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन ए विस्थापन, बी संयोजन, ऑप्शन सी अपघटन, और ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया है। सही आंसर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बोला जा रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन, बी संयोजन, ऑप्शन सी बोला जा रहा है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। तो 15 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपचयन। उसके बाद देखिए 16 बोला जा रहा है यहाँ पर लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस का है, बी NO2 का है, ऑप्शन सी N2 गैस का है, ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड का है, ठीक है। तो 16 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NO2 का है, ठीक है।
चलिए उसके बाद 17 बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन ए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी K2SO4, ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी देख सकते हैं आप सभी NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का सही आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, K2SO4। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो 18 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या है तो कितना होता है? काफ़ी इजी प्रश्न है। 19 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, 26 होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, 26। चलिए उसके बाद 20 बोला जा रहा है जस्ता और तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? चलिए मैं आप सभी को ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन ए CO2, BN2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी SO2। ठीक है, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, H2 गैस बनाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है Cu यानी कॉपर, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag और ऑप्शन डी Au। ठीक है, तो 21 का सही आंसर हमारा जो है वह क्या हो जाएंगे? 21 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cu यानी कॉपर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर मुक्त होता है? ऑप्शन ए एनोड पर, बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? काफ़ी इजी प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है बी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 24 बोला जा रहा है यहाँ पर COCOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अम्ल, ऑप्शन डी यहाँ पर ईथर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वह सी हो जाएगा, अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वह ई हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं तो कौन से सदस्य रहते हैं आवर्त के प्रथम वर्ग में? ठीक है, ऑप्शन ए अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी अक्रिय गैस और ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो 26 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्षारीय धातु यानी क्षार धातु रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह जो है 100 स्टूडेंट में से केवल 20 ही ऐसे स्टूडेंट जो है इस प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को इसका आंसर बता देता हूँ और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, सही आंसर हमारा है ए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं।
28 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन में बोला जा रहा है उपचयन, बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। तो 28 का सही आंसर हमारा जो होगा वह ये हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। ये भी जो प्रश्न है 100% इस बार जो है आने वाला है, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा जो है ये हो जाएंगे, उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। सही आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। काफ़ी इजी प्रश्न है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन है संयोजन क्रिया से, बी प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी अपघटन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हमारा जो है बी प्रकाश संश्लेषण है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर 30 बोला जा रहा है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत से सारे स्टूडेंट ऐसे जो हैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। बोला जा रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ऑप्शन है बोला जा रहा है साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल, ऑप्शन डी मृदु जल। तो 30 का सही आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर ए हो जाएगा, साफ जल, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वह यहाँ पर कौन से ऑप्शन मारते हैं, यहाँ पर बी मारेंगे यानी गंदा जल, लेकिन इसका सही आंसर जो है वह ए हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के जो है वह दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो यह जो रहता है वह साफ जल में रहता है, ठीक है। आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद एक प्रश्न इसी प्रकार का पूछा जाएगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो उसका जो आंसर होगा वह गंदा जल होगा। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न जो है 100% इस बार जो है आने वाला है। आप इन दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब आपसे पूछे कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है, तो आप सभी गंदा जल का टिक मारिएगा, ठीक है, गंदा जल उसका आंसर होगा। और यहाँ पर पूछा गया है इस मॉडल पेपर में, देख सकते हैं यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न को, कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो यह जो रहता है वह साफ जल में। आप इन दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से एक प्रश्न 100% जरूर आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो 31 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीन, ठीक है। चलिए उसके बाद 32 बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी सभी। तो 32 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है विभाजन में मदद करते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है यहाँ पर, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तंत्रिका कोशिका जो है वह क्या कहलाती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 34 बोला जा रहा है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो होता है वह निषेचित होता है, यानी कहाँ से निषेचित होता है, ठीक है, कौन, तो अंडाणु। ऑप्शन है योनि से, बी गर्भाशय से, सी फ्लोपियन नलिका से, ऑप्शन डी अंडाशय से। तो 34 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंडाशय से जो है वह अंडाणु निषेचित होता है। चलिए उसके बाद 35 बोला जा रहा है यहाँ पर, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक न एक पूछ दिया जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन है अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिम्बाहिनी, ठीक है। तो 35 का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। सही आंसर हमारा जो है वह सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 36 यहाँ पर बोला जा रहा है, शुक्राणु बनता है। काफ़ी इजी प्रश्न है, शुक्राणु बनता है। ऑप्शन है वृषण में, बी मूत्राशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी अंडाशय में। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये हो जाएंगे, वृषण में। शुक्राणु जो बनता है वह हमारे वृषण में बनता है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएंगे, शुक्राणु बनता है, तो किस में बनता है, वृषण में। सही आंसर हमारा ये हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है,
पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेस किसके द्वारा लिखा गया? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेस किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद 38 बोला जा रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। सही आंसर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिगत जल का उदाहरण जो है कुआं है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो सही आंसर हमारा जो है वह बी हो जाएगा, ऑप्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 42 बोला जा रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न इस बार 100% आने वाला है। बोला जा रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? तो 42 का सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न बोला जा रहा है पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? काफ़ी इजी प्रश्न है। बोला जा रहा है पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय से, बी यकृत यानी लीवर से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई से नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी को इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा, यकृत यानी लीवर से पीतरस जो है स्रावित होता है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर, देखिए यह जो आंसर होगा सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अग्न्याशय से। पीतरस कहाँ से स्रावित? पीत हम उसे बोलते हैं अग्न्याशय को। सही आंसर हमारा ए हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 44 बोल रहे हैं कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो 44 का सही आंसर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा, बाल की प्रकृति। चलिए उसके बाद 45 बोल रहे हैं यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या तो कितनी है? तो 45 का सही आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 18 है। समूहों की संख्या जब पूछे तो आप सभी 18 पर टिक मारिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह C6O12। देखिए यहाँ पर देखिए जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वह C6 होता है, H12 होता है यानी 12 होता है और O6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर O यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का कौन सूत्र है? तो O है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं O ही का नाम ऑक्सीजन बोलते हैं। और इसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर 6 दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं ग्लूकोज का ये सूत्र है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पर O जो है 6 है, तो इसलिए हमारा सही आंसर इसमें जो है कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूत्र को भी याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, और चीनी जो होता है C12H22O11, यानी आप सभी इन दोनों सूत्र को याद कर लीजिएगा। इन दोनों में से एक सूत्र जो है 100% आने वाला है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है 47 नंबर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बोला जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो काफ़ी इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है 6, बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7, यानी पानी जो है तो वह उदासीन होता है। ठीक है, यहाँ पर 48 बोला जा रहा है किस वर्ग यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है 100% इस बार आने वाला है। मैं बोला था आपको वीडियो के शुरू में जो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके जो है 10 से 12 प्रश्न ऐसे जो पूछे जाएंगे वह सेम टू सेम इसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इसे याद करके जरूर जाइएगा। तो 48 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाल। ठीक है,
किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का। ठीक है, सही आंसर हमारा ये हो जाएंगे। तो दोस्तों यही था आप सभी का जो साइंस का जो तीसरा मॉडल पेपर था, इसमें ये इतना ही। ऑब्जेक्टिव था 48 इसमें ऑब्जेक्टिव था। मैं आप सभी को शुरू के वीडियो में जो है 60 बता दिया क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसके लिए सॉरी। इसमें 48 ऑब्जेक्टिव हैं। साइंस में जो है 40 आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें 48 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर करिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं सब्जेक्टिव का मॉडल पेपर लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।